वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ए.जे. क्रॉनिन के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी, एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड की डिटेल्ड एनालिसिस एंड समरी। इससे पहले कि हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान ले। आर्चीबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन, known professionally as A.J. Cronin, was a Scottish physician and a novelist. वो एक Scottish physician, डॉक्टर और novelist थे। His best known novel, The Citadel, tells a Scottish doctor in Wells mining village who then shoots up medical ladder in London. उनका जो सबसे फेमस वर्क सिटाडल जो है वो एक स्कॉटिश डॉक्टर की लाइफ के ऊपर आधारित है, जो वेल्स में माइनिंग विलेज में रहता था और फिर जब वो लंदन गया तो वहाँ पे उसका करियर जो वो आगे चला गया। Cronin who both were news book as a medical inspector of mines and as a doctor in Harley Street. The book promoted some controversial medical ethics for help to inspire the National Health Service. Another popular mining novel of his set in the northeast of England is The Star Looks Down. उनका एक और फेमस नावल जो माइनिंग के ऊपर आधारित था वो था The Stars Look Down. Both have been filmed as have Hatter's Castle, The Keys of Kingdom and The Green Years. His 1935 novel Country Director instigated a long-running BBC radio. और उनके अलग अलग नावल फिल्म्स और उनका जो एक और नावला कंट्री डॉक्टर जो है वो लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन BBC रेडियो के ऊपर टीवी सीरीज़ के ऊपर भी चला, डॉक्टर फिनेल्स केस बुक। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस की और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को वर्ल्ड वाइड हील भी किया है। ये थी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन आर्च बिशप क्रॉनिन के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्चीबाल्ड क्रॉनिन के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक दैट इज़ A.J. क्रॉनिन्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। तो जब हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे तो ये कहानी हम सब लोगों को अपने जैसी लगेगी, ठीक है। अक्सर जब हम लोग यूथ के स्टार्टिंग में होते हैं तो हमारे बिगड़ने के, हमारे गलत होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे गलत सोसाइटी में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और अक्सर हम लोग पढ़ भी जाते हैं। और ऐसे टाइम में जब हम लोग गलत सोसाइटी में पढ़ते हैं, हम लोगों को उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो इस कहानी में भी बिल्कुल एक ऐसा ही नौजवान की कहानी बताई गई है जो कि एक सॉलिसिटर ऑफिस में क्लर्क के तौर पे काम करता था, बट उसे जुआ खेलने की और हॉर्स रेस के ऊपर पैसे लगाने की बुरी आदत थी और धीरे धीरे करके उसके सारी चीज़ें बिक चुकी थी, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। और एक दिन उसने अपने ऑफिस की सेफ्स में से भी कुछ पैसे 7 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग जो चुरा लिए इस उम्मीद से कि आज वो जीतेगा और सारे कर्ज उतार देगा। बट उस दिन भी वो हार जाता है और डर के मारे कि अब उसे जेल होगी, पुलिस के सामने लेके जाया जाएगा, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो ये फ्लैश बैक की कहानी थी। फ्लैश फ्रंट में आते हैं तो कहानी की शुरुआत होती है, जो नरेटर है वो समुंदर के सफ़र में जा रहा है। वो देखता है कि लगातार एक नौजवान उसके पीछा कर रहा है, उसको देख रहा है। बड़े दिन गुजर गए बट वो उससे बात नहीं कर पाता। ये उनके सफ़र की आखिरी दिन था और ये भी जानबूझ के इग्नोर कर रहा था क्योंकि इस बार जो नरेटर था वो थका हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वो ऑन बोर्ड रिलेशंस में अपने टाइम को वेस्ट करे। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रेस्ट में बिताना चाहता था, इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा था, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा था और उसके प्रति ये नहीं दिखा रहा था कि वो भी उसे देख रहा है। अल्टीमेटली जिस दिन उसका लास्ट दिन था तो वो नौजवान, उसकी बीवी उसको साथ लेके इस डॉक्टर से मिलने, इस नरेटर से मिलने आई और उन दोनों ने अपना नाम बताया, मिस्टर एंड मिसेस जॉनस, और बताया कि वो समाज सेवी के तौर पे काम करते हैं। उनका काम ये है कि वो जो लोग जेल में जुवेनाइल कोर्ट से या जिन लोगों को समाज बहिष्कार कर देता है उन नौजवानों को वो पढ़ा लिखा के किसी काम में काबिल बना के, समाज के काबिल बना के दोबारा समाज में भेजते हैं। और राइटर उनकी इस नरेटर उनकी इस काम को देखकर बड़ा हैरान था और कल्पना कर रहा था कि वो कैसे ये काम कर रहे होंगे। बट इतने में वो नौजवान नरेटर से पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना नहीं। तो वो कहता है नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो नरेटर कहानी को फिर फ्लैशबैक में ले जाता है 25 साल पहले, जिस नौजवान की मैं कहानी बता रहा था। तो 25 साल पहले एक दिन सर्दियों की रात राइटर को अपने घर के पुलिस के आने का पता पुलिस का खटखटाहट सुनता है और उसने अभी तक अपना जो प्रोफेशन था वो शुरू ही किया था डॉक्टरी का। तो इसीलिए वो उस टाइम भी
जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसे कुछ पैसे कमाने में हेल्प कर सकती है। और रास्ते में जाते-जाते वो सार्जेंट उसे बताता है कि पास की बिल्डिंग में एक सुसाइड केस अटेम्प्ट किया गया है। वो जैसे ही उस घर में जाते हैं, मकान मालकिन वहाँ गुस्से से भरी पड़ी थी और वो उसे वो ऊपर का कमरा दिखाती है जहाँ पे उस नौजवान ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। जैसे ही ऊपर जाता है, ये उस सार्जेंट की हेल्प से उसकी बचाने की कोशिश कर देते हैं। पहले तो लगता है कि उनके एफर्ट व्यर्थ जाएंगे, पर थोड़ी और कोशिश करने के बाद जब वो उसे थोड़ी और कोशिश करने के बाद जब वो उसकी हेल्प थोड़ी और कोशिश करने के बाद जब वो लगभग हिम्मत छोड़ने वाले होते हैं, तभी वो एक गहरी सांस लेता है। वो और थोड़ी सी कोशिश करता है और थोड़ी ही पलों में वो नौजवान जो है उठ के बैठ जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे वो गलत सोसाइटी में पड़ा और कैसे उसने पैसे चोरी किए और डर के मारे जो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और ये तीनों लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने छोटे से अमाउंट के लिए वो अपनी इतनी प्रेशियस ज़िंदगी को खोने जा रहा था। तीनों लोग अपने अपने तरीके से मदद करते हैं। मकान मालकिन कहती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उससे मकान का किराया नहीं लेगी। पुलिस ऑफिसर अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं करूँगा। और डॉक्टर उसे वो 7 पाउंड और 10 शिलिंग दे देता है, जो कि उसे जिससे कि वो ऑफ़िस की सेफ में रख के बच सकता था। तो इस तरीके से वो नौजवान बताता है कि उस डॉक्टर की उस हेल्प ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया था। उस दिन उसने ना केवल उसकी ज़िंदगी बचाई बल्कि उसके साथ-साथ उसने उसकी ज़िंदगी जीने का अंदाज़ ही बदल दिया। उसको ये समझ आ गई कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आएँगे, गलत रास्ते भी आएँगे। गलत रास्ते हमेशा बुरे रास्ते का अंजाम बुरा ही होगा। और उसे ये भी पता चल गया कि प्रॉब्लम से भागना या सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। और ना केवल वो सुधरा बल्कि उसको भी ये सीख मिली कि वो भी अपने जैसे ऐसे भटके नौजवानों को सीधे रास्ते पर लेके आने की कोशिश करे। और इसके बाद वो तीनों चुप हो गए और अब खामोशी में वो डॉक्टर सोच रहा था कि पूरी ज़िंदगी उसने अलग-अलग जगहों पे पैसे लगाए, निवेश किया इस एवज़ में कि शायद उसे उसके एवज़ में कुछ मॉनेटरी प्रॉफ़िट हो, उसे कुछ फ़ायदा हो। बट अनफॉर्च्यूनेटली वो कह रहा है कि उसकी पूरी ज़िंदगी की निवेशों में से अगर कोई उसे बेस्ट निवेश लगता है तो वो उसे ये 7 पाउंड और 10 शिलिंग का निवेश लगता है, जिसकी एवज़ में उसे कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिला। बट उसे जो संतुष्टि मिली है वो उसे बड़े से बड़ा लाभ उठा के भी नहीं मिलती। यानी कि वो ये बताना चाह रहा था कि एक अच्छा काम ज़्यादा पैसे कमाने से ज़्यादा संतुष्टि वाला होता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नरेटर ने किस लिए उस इन्वेस्टमेंट को अपना ख़ास माना, क्योंकि उसने इस नौजवान को ही नहीं बल्कि उस नौजवान को भी एक रास्ता दिखाया कि वो अपने जैसे और नौजवानों को सीधे रास्ते पे लेके आए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैरा बाय पैरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइनर सेकंड डे out from New York. While making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed. His eyes filled with a curiosity. वो कह रहा है कि मेरा न्यूयॉर्क से सफ़र के दूसरा दिन था और जब मैं शिप के डेक के ऊपर घूम रहा था तो मैंने देखा कि मेरा एक साथी यात्री जो है मेरी तरफ टकटकी लगा के बड़े ही अजीबो-गरीब तरीके से मेरी तरफ लगातार देखता चला जा रहा था। आई हैड क्रॉस्ड अटलांटिक मैनी टाइम्स एंड ऑन दिस ओकेजन टायर्ड आई वांटेड टू रेस्ट टू अवॉइड द टीडियम ऑफ कैजुअल एंड इम्पॉर्चुनेट शिपबोर्ड कॉन्टैक्ट। वो कह रहा है कि मैं कई बार इस अटलांटिक को समुद्री सफ़र के ज़रिए क्रॉस कर चुका हूँ, बट इस बार मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था टेम्परेरी शिप के ऊपर कॉन्टैक्ट्स के साथ। आई हैव नो साइन ऑफ हैव नोटिस्ड है, इसीलिए मैंने देख के भी जानबूझ के ये शो कर दिया कि मैंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। Yet there was nothing importunate about him. On the contrary, he seemed affected by a troubled, rather touching diffidence. But उसके बारे में कुछ भी अलग नहीं था। ऐसा लग रहा था वो बहुत ही उत्तेजित है मेरे साथ बात करने से। He was in his early 40s. उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है। वो 40 प्लस एज का था। I judged out of corner of my eye. Rather short in build, हाइट का छोटा था। With the fair complexion, रंग उसका गोरा था। Good forehead for which thin hair had begun to recede. काफ़ी उसका जो माथा वो काफ़ी चौड़ा था और उसके जो बाल थे वो धीरे धीरे करके उसके हेड से झड़ना शुरू हो चुके थे और उसकी क्लियर ब्लू कलर की आइज़ थी। तो ये उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन थी। अब उसकी ड्रेसिंग सेंस, हिज डार्क सूट
सोबर टाई, अच्छी टाई एंड रिमलेस स्पेक्टिकल्स गिव एविडेंस ऑफ ए सीरियस एंड रिजर्व डिस्पोजिशन। जिस तरीके का उसका पहरावा था वो ये अंदाज़ा दे रहा था कि वो वाकई में एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है। तो अंदर ही अंदर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी था, बट वो रेस्ट करना चाहता था, इसीलिए जानबूझ के उसको देख के भी अनदेखा कर रहा था। At this point, the buzzer sounded for dinner. I went below. On the following forenoon, I again observed my fellow voyager watching me unrest from his deck chair. और इतने में मैं अभी सोच ही रहा था, तभी शिप का बिगुल बचा। डिनर का टाइम हो चुका था। डिनर के बाद जब मैं दूसरे दिन दोपहर फिर घूम रहा था तो मैंने देखा कि मेरा साथी फिर मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। द लेडी वॉज विद हिम, ऑब्वियसली हिज वाइफ। शी वॉज अबाउट हिज एज, क्वाइट एंड restrained with brown eyes and slightly faded brown hair, dressed in a grey skirt and grey woolen cardigan। तो वो कहती है कि आज उसके साथ एक औरत भी थी, शायद उसकी वाइफ थी। वो भी लगभग उसी की एज की थी, बहुत ही शांत और मैनरेबल। ब्राउन उसकी आइज़ थी, उसके बाल जो थे वो भी हल्के भूरे रंग के थे, और उसने ग्रे कलर की स्कर्ट और ब्राउन वुलन कार्डिगन अपने साथ लिया हुआ था। तो ये उसकी वाइफ की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन थी, जो वॉयेजर, जो स्ट्रेंजर इस नरेटर की तरफ देख रहा था। द सिचुएशन बाय दिस टीम हैड बीगन टू इंट्रीग मी, and from my steward I had discovered they were Mr. and Mrs. Jonas from a small of London. Yet another day went past without an event. I began to feel certain that Mr. S would remain too shy to carry out his obvious desire to approach me. और अब क्योंकि रोज़ ऐसा मेरे साथ होने लगा, तो ये चीज़ अब मुझे चुभने लगी थी। मैंने अपने शिप के स्टीवर्ड से, कैप्टन से ये इन्फॉर्मेशन ली, तो मुझे पता चला कि उन दोनों का नाम मिस्टर और मिसेस जॉनस है, जो कि लंदन की एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं। और जब मैंने देखा कि फिर एक दिन और गुजर गया और वो मुझे से बात नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि वो शायद ज़्यादा शर्मीला है, इसीलिए वो अपनी इच्छा की वो मेरे से बात करना चाहता है, उस इच्छा को शायद कभी पूरा ना कर पाए। However, on our final evening at sea, Mrs. S decided the matter with a firm pressure on his arm and whispered word in his ear. She urged her husband toward me as I passed along the deck. जिस दिन हमारी आखिरी शाम थी शिप के ऊपर, आखिर में उसकी वाइफ हाथ में हाथ पकड़ के उसे मेरे पास ले आई और मेरे साथ कुर्सी लेके बैठ गई। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई वंडर आई माइट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यू कुड स्पेयर a few minutes, my wife and I would like to have a word with you. Ultimately उसने अपना मुंह खोला और उसने कहा कि वो उससे बात करना चाहता है और वो अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता है। अगर उस नरेटर को कोई तंगी नहीं है, उसके पास फ्री टाइम है, तो वो उससे बात करना चाहते हैं। मोमेंट लेटर आई वॉज ऑक्यूपाइंग द वेकेंट चेयर बिसाइड दैम। अगले ही लम्हे मैं उनके साथ खाली पड़ी चेयर पे बैठ चुका था। हॉल्टिंगली ही टोल्ड मी दिस हैड बीन देयर फर्स्ट विजिट टू अमेरिका। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि उनका अमेरिका की तरफ पहली विजिट है। इट वॉज नॉट एंटायरली ए हॉलीडे ट्रिप, दे हैड बीन मेकिंग ए टूर ऑफ द न्यू इंग्लैंड स्टेट, इंस्पेक्टिंग मैनी ऑफ द समर कैंप्स और यंग पीपल। ये उनका पहली बार का टूर नहीं था अमेरिका, इससे पहले भी वो कई बार आ चुके थे। इससे पहले भी ये उनका हॉलीडे ट्रिप नहीं था, इससे पहले भी वो इंग्लैंड की स्टेट में अलग अलग समर कैंप्स में आ चुके थे, जहाँ पे वो लोग यंग लोगों की देखभाल करने के लिए आते थे। आफ्टरवर्ड दे हैड विजिटेड सेटलमेंट हाउस इन न्यूयॉर्क एंड अदर सिटीज़। उसके बाद वो न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में भी जा रहे थे। देयर वॉज इन हिज वॉइस एंड मैनर इंडीड हिज होल पर्सन जेन्युइन एंथुसियाज्म व्हिच वाज डिसआर्मिंग। वो कह रहे कि उनके बोलने के तरीके, उसके बर्ताव के तरीके में, उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब तरीके की उत्तेजना थी, जिसको अनदेखा करना मेरे लिए नामुमकिन था। आई फाउंड माई सेल्फ लाइकिंग हिम इंस्टेंटली। उसके इस नेचर को मुझे पता ही चला कब मैं उसे पसंद करना शुरू कर चुका था। क्वेश्चनिंग हिम फर्दर, आई लर्न दैट ही एंड हिज वाइफ हैड बीन एक्टिव फॉर 15 ईयर इन द फील्ड ऑफ यूथ वेलफेयर। वो कह रहा है कि पता करने के बाद मुझे पता चला कि वो और उसकी वाइफ जो है 15 साल से समाज सेवा में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। He was by profession a solicitor, but in addition found time to act as a director of an organization devoted to the care of boys and girls, mostly from city slum who had fallen under the ban of law. वो कह रहा है कि बाय प्रोफेशन वो सॉलिसिटर था और वो एक संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर भी था, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया था कि वो झुग्गी झोपड़ियों में या जो कानून से प्रतिबंधित लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी मदद कर सके, उनको पढ़ा सके, उनको समाज के काबिल बना सके। एज ही स्पोक विद रियल फीलिंग आई गॉट अ विविड पिक्चर ऑफ द वर्क दीज टू पीपल वर डूइंग। वो कह रहा है कि जैसे जैसे वो बात करते चले जा रहे थे, मेरे आंखों के सामने उनके काम करने का तरीका जो था वो उभरता चला जा रहा था। हाउ टू डायरेक्ट एडोलसेंट फ्रॉम जुवेनाइल कोर्ट्स एंड placing them in a healthy environment, heal them in mind and body,
send them back into the world, trained in a useful craft and fit to take their places as worthy member of the society। वो कह रहा है कि जैसे जैसे वो बात करते चले जा रहे थे, मेरे आंखों के सामने उनके काम करने का तरीका जो था वो हाईलाइट होता चला जा रहा था। मैं इमेजिन कर रहा था किस तरीके से वो जुवेनाइल कोर्टों से एडोलेसेंट मुजरिमों को उठाते थे, किस तरीके से उनको एक तंदुरुस्त वातावरण में रखते थे, जहाँ पे उन्हें कोई ना कोई क्राफ्ट सिखाते थे, ट्रेन करते थे और उन्हें खुद के और समाज के काबिल बना के दोबारा समाज में भेज देते थे। तो राइटर के मुताबिक वो बहुत ही बड़ा और महान काम कर रहे थे। इट वॉज अ वर्क ऑफ रिडेम्पशन विच स्टर द हार्ट। वो कह रहा है कि ये मुक्ति का काम था जो जिसने कि मेरे दिल को झंझोड़ दिया। एंड आई आस्क्ड फॉर डायरेक्टेड हिज लाइफ इनटू दिस चैनल। और फिर अल्टीमेटली मुझे मजबूर होकर पूछना पड़ा कि उसको ऐसा करने के लिए किस चीज़ ने प्रेरणा दी। ही टुक अ शार्प ब्रेथ एंड सो यू स्टिल डू नॉट रिमेंबर मी। उसने एक गहरी सांस ली और पूछा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है। आई हैव वॉन्टेड टू गेट इन टच विद यू फॉर मैनी ईयर्स। He went on under increasing stress, but I was never able to bring myself to do so. Then bending near, he spoke a few words tensely in my ear. तो वो कह रहा है कि उसने कहा कि अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो कई सालों से तुम्हें मिलना चाह रहा था। अपनी बात के ऊपर जोर होती उसने कहा, पर मैं अपने आप को तुम्हारे सामने लाने में अपने आप को असमर्थ पाया। उसके कानों के पास बात करते हुए उसने बात शुरू की। एट दैट स्लोली द wheels parted. My thoughts sped back a quarter of a century and I remembered the sole occasion when I had seen this man before. वो कह रहा है कि उसके कानों में बात करने के बाद मेरी आंखों से धुंध उठ गई, मेरे आंखों से वो पट्टी उठ गई और मैं आज से 25 साल पहले चला गया जब मैं एक लाते मौके उस नौजवान को मिला था। I was a young doctor and had just set up in practice in a working class district of London on a foggy November night. Towards 1 o'clock I was awakened by a loud banging in the door. वो कह रहा है कि अभी तक मैंने अपना लंदन में डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू ही की थी और 1 नवंबर की रात के 1 बजे के करीब मुझे अपने घर के बाहर खटखटाने की आवाज़ सुनी। इन दोज डेज ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी एनी कॉल इवन एट दिस अर्नर्थली एज ए वेलकम। और क्योंकि उस समय मैं अपने करियर की शुरुआत में था, इसीलिए उस समय चाहे वो रात का ऐसा टाइम था जो कि मैं जिस टाइम में मैं रेस्ट और सोना चाहता था, बट इस समय मुझे ऐसा लगा कि अगर इस काम को मैं करता हूँ तो थोड़े से पैसे कमा पाऊँगा। Hurriedly I threw on some clothes, went downstairs. It was a sergeant of police in dripping helmet and cape, mistily outlined on the doorstep a suicide case. He told me abruptly in the lodging around the corner, I had better come at once. तो वो कहता है कि मुझे उस पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो कह रहा है मैंने कुछ कपड़े पहने और नीचे गया और नीचे जाके देखा तो मुझे पता चला कि एक पुलिस ऑफिसर था। उसने मुझे बताया कि पास की बिल्डिंग में एक सुसाइड केस रिपोर्ट हुआ है। तो मैं एकदम से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आउटसाइड इट वॉज अ रॉ एंड डैम, द ट्रैफिक स्टिल, द स्ट्रीट डिजर्टेड क्वाइट एज द टॉम। वी वॉक्ड द शॉर्ट डिस्टेंस इन साइलेंस, इवन अवर फुटस्टेप्स muffled by the fog and turned into narrow entrance of an old building. वो कह रहा है कि बाहर बहुत ही ठंडी मौसम था, सारा का सारा ट्रैफिक, क्योंकि रात के 1 बज चुके थे, सारा का सारा ट्रैफिक शांत था। ऐसा लग रहा था हम किसी उदार वीराने में घूम रहे हों और हम लोगों ने पास ही जाना था, बट हम लोग फिर भी चुप थे और धुंध इतनी पड़ी हुई थी कि ठंड के कारण हमारे कदमों की आवाज़ भी दब चुकी थी। और फिर हम लोग जल्दी ही एक बिल्डिंग की नैरो एंट्रेंस में एंटर कर गए। एज वी माउंटेड द क्रीकिंग स्टेयरकेस, माय नॉस्ट्रिल वाज स्टंग बाय द स्वीट ऑडर ऑफ द illuminating gas on the upper story. The agitated lady showed me to a bare little attic. Stretched on a narrow bed lay the body of a young man. वो कह रहा है कि जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया तो मेरे नोज़ को illuminating गैस की स्मेल आनी शुरू हो गई। फिर गुस्से से भरी मकान मालकी ने मुझे ऊपर का वो कमरा दिखाया जिस पे वो नौजवान जो है लाइफलेस अधमरी हालत में पड़ा हुआ था, जिसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है। थो अपेरेंटली लाइफलेस देयर रिमेन्ड द बेरेस्ट चांसेस दैट यूथ वाज नॉट क्वाइट बियॉन्ड रिकॉल। नो डाउट वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अधमरा हो चुका है, मर चुका है, बट अभी भी थोड़े बहुत ऐसे चांसेस बचे थे कि उसको बचाया जा सकता था। विद द सार्जेंट सेल्फ बिगन द वर्क ऑफ रिस्ट्रक्शन। वो कह सार्जेंट की मदद से मैंने उसका बचाव कार्य शुरू कर दिया। फॉर एन आवर लेबर्ड विदाउट बिजनेस सक्सेस। ए फर्दर 15 minutes it appeared
यूज़लेस। वो कह रहा है कि एकदम से मैंने सार्जेंट की हेल्प से उसको बचाने का काम शुरू कर दिया। 1 घंटे की लगातार मेहनत के बाद हमें कोई कामयाबी नहीं लगी। थोड़ी और मेहनत करने के हमें लगा कि हम लोग व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उसे बचा नहीं सकते। Thus we were about to give up, completely exhausted. There broke from the patient is shallow convulsive gasp। वो कह रहे कि जब हम लोग हार मानने वाले थे, तभी अचानक से उस नौजवान ने गहरी सांस ली। It was like resurrection from a grave, a miracle, the stirring of a life under our hands। वो कह रहे कि ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई इंसान कब्र से जीवित हो उठा हो। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने चमत्कार को होते हुए देखा। Half an hour redoubled effort and we had the youth sitting gazing us dazedly and also slowly realizing the horror of the situation। आधे घंटे में हम लोगों ने दोहरी कोशिश की। उसका नतीजा ये हुआ कि आधे घंटे के बाद वो हमारे बीच में उठ के बैठा हुआ था, बट अभी भी वो राजन को उठ के बैठा हुआ था और अभी भी वो उस डर से बाहर निकल नहीं पा रहा था जिस डर में उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। आउटसाइड he was a round-cheeked lad with a simple counterfeited air, and the story he told us as he slowly regained the strength in the bleak morning hours simple too। वो एक गोल चेहरे वाला शख्स था जिसके पतले पतले बाल थे, और जो कहानी उसने बताई चढ़ती हुई सुबह के साथ साथ वो कहानी भी उतनी सिंपल थी। His parents were dead, उसके पेरेंट्स मर चुके थे। An uncle in the provinces, anxious no doubt to be rid of an unwanted responsibility, had found him a position as a clerk in London solicitor officer। उसके अंकल ने इसको पाला पोछा और इस अनचाही जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए उसके अंकल ने इसको लंदन के सॉलिसिटर ऑफिस में क्लर्क की पोजीशन पे नौकरी पे लगा दिया। ही हैड बिन सिटी ओनली 6 months, उसे लंदन आए हुए 6 महीने हो चुके थे। टली फ्रेंडलेस, कोई भी उसका दोस्त नहीं था। Soon he had lost all his small saving and pledged his belonging and owes the bookmaker a disaster amount। जल्दी ही अकेले होने के कारण वो गलत सोसाइटी में पड़ गया और जुआ खेलना शुरू कर दिया। जल्दी उसके ऊपर बहुत सारा जो कर्ज चढ़ चुका था। उसने घर की हर चीज़ लगभग बेच दी थी अपने हॉर्स रेसिंग के ऊपर। इन एन एफर्ट टू रिकूप ही टुक सम ऑफ मनी फ्रॉम द ऑफिस सेफ फॉर फाइनल गैम्बल which he was sure to certain, but this last resort failed। अंत में उसने एक लास्ट कोशिश करने के बारे में सोचा। उसने ऑफिस के सेफ में से 7 पाउंड और 10 शिलिंग को चुराया और ये सोचा कि अब अगर वो जीत जाएगा तो वो अपने सारे कर्ज उतार पाएगा, बट उसकी किस्मत ख़राब थी। इस बार फिर से वो हार जाता है। टेरिफाइड ऑफ प्रोसिक्यूशन विच मस्ट फॉलो, sick at heart, sunk in despair, he shuts himself in the room and turned on the gas। वो कह रहा है कि उसका ये जब लास्ट तरीका भी फेल हो गया तो उसको ऐसा लगा कि अब उसको सज़ा होगी। इसीलिए डर के मारे, निराशा के मारे उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और गैस को ऑन कर लिया। A long bar of silence throbbed in the little echo when he concluding his waiting confession। उस पूरे के पूरे कमरे के अंदर एकदम से खामोशी छा चुकी थी। जैसे जैसे वो ये अपना कन्फेशन करता चला जा रहा था। द ग्रफी द सार्जेंट हाउ मच ही हैड स्टोलन। द सार्जेंट ने उससे पूछा उसने कितने पैसे चोरी किए। पिटीफुली ऑलमोस्ट आंसर केम 7 पाउंड एंड 10 शिलिंग। वो बड़े ही मर्सीफुल तरीके से बताता है कि उसने 7 पाउंड और 10 शिलिंग चोरी किए थे। यस इनक्रेडिबली दो इट सेम फॉर दिस पार्टी सम दिस पोर मिसगाइडेड। तो वो तीनों हैरान हो जाते हैं इतने छोटे से अमाउंट के लिए लगभग ये नौजवान अपनी ज़िंदगी को खो ही चुका था। Again there came a pause in which plainly the same unspoken thought was uppermost in the mind of 3 of us who were in the sole witness of this near tragedy। फिर कुछ समय के लिए हम लोग शांत हो गए और हमारे तीनों के जहन में एक ही चीज़ बार बार आ रही थी, जो कि इस दुखांत के अकेले गवाह थे, कि ये इतनी छोटी बात के लिए अपनी जान को कैसे सेक्रीफाइस को ख़त्म कर सकता है। Almost of one accord we voiced and our desire to give the youth whose defenseless nature rather than any vicious tendencies had brought him to extremity a fresh start। तो इसीलिए वो एक साथ इकट्ठे एक आवाज़ में बोलते हैं कि वो उस नौजवान की मदद करने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। वो ये भी समझ गए कि उसका अकेला होना ज़्यादा बड़ा कारण था कि वो इस गलत सोसाइटी में पड़ गया। द सार्जेंट हैड कंसिडरेबल रिस्क हिज जॉब
resolved to make no report about the case. सार्जेंट ने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए कहा कि वो उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का भी केस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो केस कर देता है तो उसका करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उसने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए, क्योंकि कोई शिकायत कर देगा तो उस सार्जेंट की नौकरी भी जा सकती है। The landlady offered a month fan board until he got up on his feet again, while I making perhaps the least contribution came forward with £7 and 10 shillings for him to put back into the safe. वो कहता है कि मकान मालकिन ने भी अपने तरीके से मदद की और उसने कहा कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, प्रॉपर काम पे जाने नहीं लग जाता, वो तब तक बिना किराए के इस घर पे रह सकता है। वो कह रहा है कि मुझे लगा कि मैंने जो योगदान दिया वो बहुत कम था, मैंने केवल वो 7 पाउंड और 10 रखे ताकि वो वापस उन्हें अपने ऑफिस की सेफ में रख सके, ताकि वो हाईलाइट ना हो। द शिप मूव्ड ऑन थ्रू द स्टिल डार्कनेस ऑफ द नाइट। वो कह रहा है कि अंधेरे में शिप चलता गया। देयर वाज नो नीड ऑफ स्पीच। अब शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी। विद अ टेंडर गेस्चर मिस्टर हैड टेकन हस्बैंड हैंड। एक प्यार भरे इशारे के साथ मिसेस एस ने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया था। विद दिस एंड एज वी सैट इन साइलेंस हियरिंग द साउंड ऑफ द सी एंड द साइंग ऑफ द ब्री, ए रेगुलर इमोशन ओवर केम मी। वो कह रहा है कि और जैसे ही मैं अकेला शांति के माहौल में बैठा था और चुपचाप उस वातावरण का आनंद उठा रहा था, तभी एक इमोशन मेरे ऊपर हावी हो गया। आई कुड नॉट बट रिफ्लेक्ट दैट अगेंस्ट ऑल द बैड इन्वेस्टमेंट आई हैड मेड थ्रू आउट द ईयर्स, फुल स्पेकुलेशन फॉर मटीरियल गेन हियर एट लास्ट वाज वन आई नीड नॉट टू रिग्रेट। वो कह रहा है कि अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी जितने भी निवेश किए मटीरियल प्रॉफिट की गेन में, चाहे उनमें मुझे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कम से कम वो कह रहा है कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट में संतुष्टि मिल रही है। ये एक ऐसा निवेश है जिसके लिए मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। चाहे इसके एवज़ में मुझे दुनियावी कोई चीज़ नहीं मिली, बट इसके एवज़ में जो संतुष्टि, जो शांति मुझे मिली है, वो मुझे ज़्यादा पैसे कमा के भी नहीं मिलती। यानी कि वो इन लाइंस में ये कहना चाहता है कि ए गुड एक्ट इज़ मोर सेटिस्फाइंग। एक अच्छा काम करना जो है वो ज़्यादा संतुष्टि है। तो हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से राइटर ने उसकी हेल्प की और उस हेल्प को उसने अपना बेस्ट निवेश माना, क्योंकि उसे ऐसा लगता था उस निवेश से ना केवल, वो नौजवान कहता है, उस निवेश से ना केवल उसने उसकी ज़िंदगी बचाई, उसकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता भी दिया कि वो अपने जैसे भटके हुए नौजवानों को सीधे रास्ते पे लेके आने की कोशिश करे। Now analysis. The best investment is a story by A.J. Cronin. The story narrates a touching episode from author's life as a doctor in London. ये उसकी ज़िंदगी के एक तजुर्बे में से एक है। द डॉक्टर वंस हैपेंड टू अटेंड अ मिसगाइडेड यूथ हु अटेम्प्टेड सुसाइड। वो कहता है कि उसे लंदन में रहते हुए एक बार मौका मिला एक ऐसे नौजवान के पास जाने का जिसने कि सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। विद मच एफर्ट द डॉक्टर सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग यूथ। काफ़ी मेहनत के बाद डॉक्टर उसकी ज़िंदगी को बचाने में कामयाब हुआ। द यूथ नरेटेड हिज अनफॉर्चुनेट story to the doctor. After the death of both of his parents, he got employed in solicitor's office. नरेटर बताता है कि वो एक सॉलिसिटर के ऑफिस में काम करता था। उसके पेरेंट की डेथ होने के बाद उसे सॉलिसिटर के ऑफिस में नौकरी मिल गई थी उसके अंकल के द्वारा। पीपल लॉस्ट दैट टू पीपल ड्यू टू बैड कंपनी ही लॉस्ट ऑल द मनी इन हॉर्स बैटिंग। पैसे के कारण, बुरी आदतों के कारण उसने सारा का सारा जो पैसा था वो हॉर्स रेस के ऊपर गवा दिया था। ही स्टोल सम मनी फ्रॉम हिज ऑफिस सेफ एंड लॉस्ट दैट टू। उसने कुछ पैसे अपने ऑफिस के सेफ से चुराए और वो जुए में हार गया। फियरिंग अ पनिशमेंट ही अटेम्प्टेड सुसाइड बाय टर्निंग ऑन द गैस। सज़ा के डर से, क्योंकि बहुत सज़ा भी बड़ी सख्त होती है, सज़ा के डर से उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और गैस ऑन करके सुसाइड करने की कोशिश की। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द डॉक्टर गेव द यंग मैन 7 पाउंड एंड 10 shillings टू पुट बैक इन द ऑफिस सेफ। इस कहानी को सुनने के बाद उस डॉक्टर ने नौजवान को 7 पाउंड और 10 shillings की पेमेंट की कि वो पैसे अपने अकाउंट में डाल ले या अपने बैंक में डलवा ले, क्योंकि
कि वो उस पैसे को दोबारा से ऑफ़िस के सेव में डाल दे और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। सॉरी, पीछे कुछ मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ध्यान मेरा कहीं और चला गया था। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने उसे 7 पाउंड और 10 शिलिंग दिए और उसे कहा कि वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे, और उस छोटी सी हेल्प ने उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। इन द स्पेन ऑफ 25 ईयर द डॉक्टर मेट द यूथ मिस्टर जॉन एस ए हैप्पीली मैरिड मैन अलॉन्ग विद हिज वाइफ। और 25 साल के बाद डॉक्टर को मौका मिला उस नौजवान से दोबारा मिलने का और उसकी वाइफ के साथ। द कपल हैड एक्टिवली इन्वॉल्व इन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर्स। और ये लोग एक्टिवली ऐसे ही नौजवानों के लिए काम कर रहे थे जो रॉन्ग सोसाइटी में पढ़ के गलत काम करने लग जाते हैं, और इन लोगों को ये ठीक करने में, समाज के काबिल बनाने में ये काम कर रहे थे। डॉक्टर फेल्स एज स्मॉल अमाउंट ही हैड गिवन टू द अनफॉर्चुनेट यू टर्न आउट टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ही एवर मेड इन लाइफ। और डॉक्टर को अब ऐसा महसूस हो रहा था वो जो पैसे उसने उस नौजवान को बचने के लिए दिए थे वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निवेश था, क्योंकि उसके ज़रिए चाहे उसे मॉनेटरी कोई प्रॉफिट ना हुआ हो, बट उसको एक अच्छी सच्ची संतुष्टि अंदर से हुई कि उसके कारण किसी की ज़िंदगी बदली, और उसकी ज़िंदगी बदलने के कारण उसने और कई लोगों की ज़िंदगी बदलने के बारे में ठाना। मेन कैरेक्टर्स, इसका और एक एनालिसिस कर लेते हैं। डॉक्टर, मेजर कैरेक्टर, दो मेन कैरेक्टर हैं, मिसगाइडेड यूथ और डॉक्टर। जो माइनर कैरेक्टर है सार्जेंट, मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, मिस्टर जॉन है मिसेस जॉन एंड लैंडलेडी। तो 4 कैरेक्टर हैं जिनमें डॉक्टर और मिसगाइडेड यूथ यानी मिस्टर जॉन जो है वो मेजर कैरेक्टर है। बाकी तीनों कैरेक्टर जो हैं वो माइनर कैरेक्टर हैं। द स्टोरी बाय वन ऑफ द मोरलिस्टिक स्टोरी of the present day who often falls into that society and then due to low and weak mental state and often commit suicide। ये स्टोरी बहुत ही नैतिकता से भरी हुई है, इंस्पिरेशन मॉरल से भरी हुई है उन लोगों के लिए जो लोग गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं और फिर अपनी मानसिक कमज़ोरी होने के कारण सुसाइड या और ऐसे स्टेप कमिट करने की कोशिश करते हैं। इन द स्टोरी द राइटर प्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ मिसगाइडेड हू ट्राइज टू कमिट सुसाइड व्हेन ही लॉस्ट हिज फाइनल गैम्बल। इस कहानी में भी इस ऐसे ही कैरेक्टर की कहानी बताई गई है जो जब वो आखिरी जुआ हार जाता है तो वो सज़ा से डरता हुआ आत्महत्या कमिट करने की कोशिश करता है। द स्टोरी स्टार्ट when the narrator was going across Atlantic starting from New York. He tells that he felt as if someone is keeping an but he wanted to take us so he did not pay any attention। कहानी की शुरुआत जब होती है जब वो अटलांटिक को क्रॉस करते हुए न्यूयॉर्क से जा रहा था और वो कहता है कि उसे ऐसा लगा कोई उसकी तरफ नज़र रख रहा है और पोइट क्योंकि रेस्ट करना चाहता था इसीलिए उसको देख के भी उसने अनदेखा कर दिया। ऑन द फॉलोइंग डे ही अगेन नोटिस द मैन इज़ वॉचिंग अगेन हिम बट नाउ लेडी वॉज विद हिम हु माइट बी हिज वाइफ। ऑन a little thought that he is too shy and he won't be able to talk with him। अगले दिन उसने देखा कि वो दोबारा उसकी तरफ देख रहा है, अब इसके साथ उसकी वाइफ भी है, पर राइटर ये भी समझ गया कि वो इतना शर्मीला है कि शायद वो जो बात करना चाहता है राइटर से वो बात कर नहीं पाएगा। However, this time his wife brought him to the narrator and seated before him। इस समय उसकी वाइफ उसे अपने साथ लेके आई आखिरी दिन और उसको नरेटर के साथ बिठा दिया। दे टोल्ड हिम दैट दे वर मेकिंग अ ट्रिप टू न्यू इंग्लैंड टू इंस्पेक्ट अ कैंप ऑर्गेनाइज फॉर यूथ। वो उसे बताते हैं कि वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे वो एक समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिस समर कैंप में वो मिसगाइडेड यूथ्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और वो उस समर कैंप की निगरानी करने ही जा रहे हैं। दे टोल्ड हिम दैट दे आर वर्किंग फॉर 15 इन द फील्ड ऑफ यूथ वेलफेयर। और वो इस क्षेत्र में 15 साल से नौजवानों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दे टुक यूथ फ्रॉम जुवेनाइल कोर्ट्स स्लम्स एक्सेट्रा। वो ऐसे नौजवानों को जुवेनाइल कोर्ट से, झुगी झोपड़ियों से और ऐसी जगहों से इकट्ठा करते और उन्हें किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर ट्रेन करके उन्हें समाज में एक काबिल मेंबर बना के समाज में दोबारा भेजते। हियरिंग ऑल दीज थिंग्स द राइटर बिगेन टू ड्रा विद पिक्चर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय बोथ ऑफ देम। उसकी ये कहानी सुनने के बाद राइटर उसके काम के बारे सुनने के बाद राइटर के सामने उसके काम की एक तस्वीर बनना शुरू हो चुकी थी। इन द मीन वाइल द यंग मैन आस्क्ड हिम वेदर ही रिकॉग्नाइज्ड हिम और नॉट। उसी समय यंग मैन कहता है कि उसने उसे पहचाना भी है या नहीं। एट दैट टाइम नरेटर टेल्स हिम दैट ही इज़ अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम। ही टेक्स हिम बैक टू द सोल ओकेजन व्हेन द नरेटर हैड सीन हिम 25 ईयर्स अगो। इस पे नरेटर जब उसे बताता है कि नहीं उसने उसे पहचाना नहीं तो
वो मिसगाइडेड यूथ उसे कहानी को 25 साल पहले ले जाता है, जहाँ पे एक लौते मौके बाद वो उसे मिले थे। एट दैट टाइम नरेटर, हु इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, हैज़ जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन अ स्मॉल सबर्ब ऑफ लंडन, जहाँ पे डॉक्टर जो कि नरेटर जो कि एक डॉक्टर है, उसने अभी अपना प्रोफेशन शुरू ही किया था लंदन की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। व्हेन एट वेरी नाइट लाइट अ पुलिस ऑफिसर कम टू टेक हिम, ही टोल्ड अस एज ही जस्ट स्टार्टेड हिज कैरियर, सो इमीडिएटली गॉट रेडी टू गो विद हिम। वो कह रहा है कि तभी एक आधी रात, सर्दियों की आधी रात, एक पुलिस अफसर उसे लेने के लिए आया, क्योंकि उसने अभी अपना करियर स्टार्ट ही किया था, इसीलिए वो भी उसके साथ पैसे कमाने के लालच में एकदम से जाने के लिए तैयार हो गया। इन द वे द पुलिस ऑफिसर टोल्ड हिम दैट द बॉय हैज़ ट्राइड टू कमिट सुसाइड इन द नियर बाय बिल्डिंग। रास्ते में पुलिस ऑफिसर ने उसको बताया कि पास की बिल्डिंग में एक नौजवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। व्हेन दे रीच्ड देयर, the agitated landlady took them into the attic where almost lifeless leave this young man। और जब वो उस बिल्डिंग में पहुँचे, गुस्से से भरी मकान मालकिन ने उनको ऊपर का रास्ता दिखाया उस कमरे का, जहाँ पे ये नौजवान अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। विदाउट एनी नरेटर स्टार्टेड हिज एफर्ट फॉर सेविंग द यंग मैन। बिना देर किए इस डॉक्टर ने अपनी कोशिशें उस नौजवान को बचाने की शुरू कर दी। एट फर्स्ट इट अपीयर्ड एज इफ़ ही विल नॉट बी एबल टू सेव द लैड। उसे पहले तो उसे ऐसा लगा कि वो उस नौजवान को बचा नहीं पाएगा, बट सून व्हेन ही वाज अबाउट टू गिव अप दैट लैड टुक अप अ डीप ग्रास्प एंड सीइंग दिस द नरेटर डबल्ड हिज एफर्ट। बट जैसे ही वो हिम्मत हारने वाला था, तभी उस नौजवान ने एक लंबी गहरी सांस ली, और उसको गहरी सांस देखते हुए इसने अपने एफर्ट्स को, अपनी कोशिशों को डबल कर दिया। उस डॉक्टर ने अपने एफर्ट्स को, अपनी कोशिशों को डबल कर दिया। Soon the young man rose from the clutches of the death। और उनके डबल एफर्ट्स के ज़रिए जल्दी ही वो नौजवान मौत के मुंह से बच के आ गया। आफ्टर releasing from the clutches of death, the gentleman narrated his tragic story that he has no parents and was brought up by the uncle who wanted to get rid of him as soon as possible। और मौत के मुंह से बचने के बाद उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि वो एक अकेला नौजवान है, जिसको कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके अंकल ने बड़ा किया, और अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए, भागने के लिए उस अंकल ने इसको एक सॉलिसिटर ऑफिस में नौकरी दिलवा के अपनी ज़िम्मेदारी से वो फ्री हो गया। सून आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफ क्लर्क हियर ही फेल इनटू बैड कंपनी एंड स्टार्टेड गैम्बलिंग। और नौकरी के बाद वो बुरी सोबत में पड़ गया और जुआ खेलना उसने शुरू कर दिया। वन डे बाय थिंकिंग दैट ही विल श्योरली Soon he owed a lot of money from the owners। और जल्दी ही उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था, क्योंकि जुए में बहुत सारी चीज़ें हार चुका था। One day thinking that he will surely win, he stole an amount of 7 pound and 10 shilling from the office safe। एक दिन इस उम्मीद में कि वो ज़रूर जीतेगा, उसने ऑफिस के सेफ में से 7 पाउंड और 10 शिलिंग की छोटी सी अमाउंट को ऑफिस से चुरा लिया। He thought that he will surely win this time and in return he will be able to pay off all his debts। However, his last resort also failed and in fear of prosecution he tried to commit suicide। बट उसकी किस्मत ख़राब थी, इस आखिरी कोशिश में भी वो हार जाता है, और अब उसे ये डर था कि उसे चोरी के इल्ज़ाम में जेल होगी, वहाँ पे उसे सज़ा मिलेगी। तो अब सज़ा के डर से वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है। हियर दिस ट्रैजिक स्टोरी देयर वर ओनली 3 लिसनर। इस दुख भरी कहानी को सुनते हुए सिर्फ 3 लोग खड़े थे। इन दिस लैंडलेडी ऑफर्ड अ मंथ्स फ्री बोर्ड। लैंडलेडी ने उसकी दुख भरी कहानी सुन के उसे कहा कि वो 3 महीने तक, जब तक कि उसे अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, वो 3 महीने तक किसी प्रकार की सेवा ना करे। दूसरा, वो 3 महीने तक, जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हो जाता, वो उससे 3 महीने का कोई भी किराया नहीं लेगी, या जब तक वो कोई काम या कोई सेवा करना नहीं शुरू कर देता, तब तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर में, मकान में रह सकता है। द सार्जेंट प्रॉमिस नॉट टू रिपोर्ट द केस। और सार्जेंट ने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए कहा कि वो इस केस को पुलिस के बीच रिपोर्ट नहीं करेगा। द नरेटर हैड लीस्ट विद 7 पाउंड एंड 10 शिलिंग टू पुट बैक इनटू द ऑफिस से। और नरेटर को लगा कि उसने सबसे कम मदद की, क्योंकि उसने वो 7 पाउंड और 10 शिलिंग दिए उसको उस ऑफिस की सेफ में रखने के लिए, ताकि उसके इस गुनाह के बारे में किसी को भी पता ना चल सके। द यंग मैन टोल्ड हिम दैट हैव चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, थिंग्स दैट ही हैड मेड मैनी इन्वेस्टमेंट। और वो नौजवान कहता है कि उस मदद ने ना केवल उसकी ज़िंदगी बचाई, बट उसकी ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया दिया कि वो भी अब ऐसी ज़िंदगी जिए
जिससे कि वो अपने जैसे भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करे। राइटर सोचता है द यंग मैन टोल्ड हिम दैट, इस बात को सुनने के बाद राइटर सोचता है, ही हैड मैनी इन्वेस्टमेंट इन लिeu ऑफ मनी बट ही कंसिडर दिस इन्वेस्टमेंट एज इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ, थॉ ही डिड नॉट गिव हिम एनी मटीरियल प्रॉफिट बट इट गेव हिम अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यंग मैन कहता है कि उसे वो डॉक्टर कहता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की पैसे के लालच में, बट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसने उसको प्रॉफिट नहीं दिया, बट उसके बावजूद भी वो उस इन्वेस्टमेंट को अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता है, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट में चाहे उसको पैसे नहीं दिए बट उसको बहुत संतुष्टि दी, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उसने किसी नौजवान की ज़िंदगी को बचाया और उस नौजवान ने आगे और ऐसे नौजवानों को गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने की कोशिश की। इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट को वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक अच्छा काम जो है वो पैसे कमाने से ज़्यादा संतुष्टि से भरा होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस कहानी में राइटर ने इस मिसगाइडेड यूथ के ज़रिए हर उस नौजवान की कहानी को प्रेजेंट करने की कोशिश करने की कोशिश की है जो गलत सोसाइटी में पड़ जाता है, गलत आदतों में पड़ जाता है। जब उसे जब वो उस गलत रास्ते में पड़ते बहुत आगे निकल जाता है, जब उसे अपने आप को प्रॉब्लम में पाता है, तो फिर वो या तो प्रॉब्लम से भागता है या फिर सुसाइड जैसे स्टेप कमिट करता है। तो ये लेसन ऐसे पर्सन्स के लिए एक शिक्षा थी कि ज़िंदगी में पहली तो ये बात है, कभी भी गलत आदतें नहीं डालनी चाहिए, गलत सोसाइटी में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, अगर गलत आदत डाल चुकी है, अगर गलती हो चुकी है, तो प्रॉब्लम से भागना या सुसाइड कमिट करना जो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। रैदर दैन हमें उन हालातों को हिम्मत के साथ फेस करना चाहिए ताकि हम लोग ज़िंदगी में हारे हुए इंसान ना कहलाए, बल्कि हम लोग ज़िंदगी में हिम्मत वाले इंसान कहलाए। जैसे कि इस नौजवान ने पहले हिम्मत हार ली, बस जैसे ही उसको अपनी ज़िंदगी की का शिक्षा मिली, वो खुद भी सुधरा और अपने जैसे और नौजवानों को भी सुधारने की उसने कोशिश की। तो ये था हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।